नमस्कार। आज ब्रह्मांड का भाग 2 लेकर के आपके सामने आए हैं। आप हमेशा ये देखते होंगे कि जब रात का समय होता होगा तो तारे टिमटिमाते होंगे। कोई लाल तारा दिखता होगा, कोई सफ़ेद दिखता होगा, कोई नीला दिखता होगा। और ये सारी चीज़ें कुछ टर्म हैं, कुछ टर्म भी हैं, जैसे रेड जायंट किसे कहते हैं, श्वेत वामन किसे कहते हैं, इसे व्हाइट डॉर्फ भी कहते हैं। और पल्सर तारा किसे कहते हैं, न्यूट्रॉन तारा किसे कहते हैं, ब्लैक होल किसे कहते हैं, या सुपरनोवा विस्फोट होता क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे कि तारे जो हैं वह अपना रूप बदलते रहते हैं। इन्हीं तारों की वजह से कई सारे टर्म आते हैं हमारे एग्ज़ाम में, जिसे हम सिर्फ एक ही समझ बैठते हैं या उसको हम सुने ही नहीं रहते हैं। तो एग्ज़ाम में जब प्रश्न आता है तो वहाँ पर गलत कर देते हैं। तो आज हम बताएंगे ये जितने भी टर्म हैं इसके, वह तारों से ही संबंधित है और एक सीरीज में होते चले जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार समझिएगा, बस सब कुछ हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 1909 में सर्वप्रथम गैलीलियो ने ही टेलीस्कोप से तारों पर अध्ययन किया था। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। अब इसको देखिए, तारों में नाभिकीय संलयन के चलते चमक होती है, ठीक है। अब ये नाभिकीय संलयन क्या है, मोटे तौर से ये समझिए कि नाभिकीय संलयन उसी को कहते हैं जब हाइड्रोजन के 4 अणु, समझ लीजिए ये 4 नाभिक मिल करके आपस में संलयित होकर के हीलियम के एक नाभिक का निर्माण करते हैं। तो उस नाभिक में जो हीलियम का होता है उसमें अपार ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिसकी वजह से तारों में चमक पैदा होती है। अब देखिए, सूर्य भी हमारा एक तारा है और सूर्य में भी चमक है और उसमें भी हाइड्रोजन के अणु आपस में मिले हैं नाभिकीय संलयन के थ्रू ही, जिसकी वजह से उसमें चमक है, ठीक है। जब तारों का हाइड्रोजन खत्म होता है, एक बात समझ लीजिए, चीज़ें नाश्वर हैं, कभी न कभी खत्म होंगी ही। जब तारों का हाइड्रोजन जब खत्म होगा तो होगा क्या कि तारे धीरे धीरे ठंडे होते चले जाएंगे। आगे देखिए, तारों का रंग उसकी ऊष्मा का परिचायक होता है, ठीक है, अर्थात नीला, सफ़ेद, पीला, लाल, ठीक है। इतने तारे हमको आसमान में दिखाई पड़ते हैं, नीला, सफ़ेद, पीला, लाल। आप रात में देखते होंगे तो आपको तरह तरह के तारे नज़र आते होंगे। इसका मतलब क्या है, तारों का रंग उसकी ऊष्मा का परिचायक होता है। मतलब जब कोई तारा होता है और अपनी यंग एज में होता है तो उसका रंग नीला होता है, ठीक है। एग्जाम में पूछता है कि नीला रंग की तारे का किस अवस्था का परिचायक है, ठीक है। तो नीला रंग उसकी एकदम युवा, या नीला रंग उसके उत्पन्न होने का परिचायक है। सफ़ेद इससे कम, मतलब खत्म हो रहा है अब, तो सफ़ेद, हाइड्रोजन धीरे धीरे खत्म हो रहा है तो सफ़ेद, फिर और कम हुआ तो पीला, और कम हुआ तो लाल। अर्थात यह हर एक तारे की अवस्था में आता है। मतलब कोई भी तारा होगा तो पहले नीला होगा, फिर जैसे जैसे दिन बीतेगा सफ़ेद हो जाएगा, फिर दिन बीतेगा पीला हो जाएगा, फिर दिन बीतेगा लाल हो जाएगा। इसी तरीके से तारे का रंग उसकी ऊष्मा का परिचायक है, ठीक है। अब देखिए, लाल तारे को रेड जायंट कहते हैं, ठीक है। ये जो लाल तारा होगा वह मरने की अवस्था में अब है, क्योंकि नीला और कम हुआ उसका हाइड्रोजन, सफ़ेद और कम हुआ, पीला और कम हुआ, लाल। तो मतलब लाल अवस्था उसके एकदम से बुढ़ापे की अवस्था है, ठीक है। लाल तारे को रेड जायंट कहते हैं। रेड जायंट लाल तारे को ही कहते हैं, जो धीरे धीरे फैलता है। कहने का मतलब क्या है, जब इसकी ऊर्जा खत्म होगी तो धीरे धीरे फैलेगा और फिर विस्फोटित हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जब ठंडा तारा गर्म होता है, जब कोई भी चीज़, तो वो लिक्विड अवस्था में हो जाती है, लेकिन उसमें विस्फोट नहीं होता है। लेकिन जो चीज़ें गर्म करके ठंडी की जाती हैं तो वह विस्फोटित हो जाती हैं। तो यही कहा गया है, और फिर विस्फोटित हो जाता है, जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है, ठीक है। सुपरनोवा विस्फोट भी पूछा जाता है। यह क्या होता है कि जब तारा क्या ठंडा होकर फैलने लगता है रेड जायंट की अवस्था में, तो वह क्या है, विस्फोटित हो जाता है, जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। वह विस्फोट बहुत ही भयंकर होता है, आपको कभी इसके बारे में बताएंगे, ठीक है।
देखिए, सुपरनोवा के बाद तारे का अवशेष अगर सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना से कम होता है, कहने का मतलब क्या है, जब यह सुपरनोवा विस्फोट होता है उसके बाद क्या होता है कि अगर यह इसका अवशेष बचा रह गया और वह अवशेष सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 से अगर कम होगा, इस अवशेष का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 अगर कम होगा इस बचे हुए सुपरनोवा के बाद जो तारा है कम रहेगा, तो फिर क्या होगा, तो वह श्वेत बामन कहलाएगा। अर्थात क्या, इसे क्या कहेंगे, श्वेत बामन, मतलब व्हाइट डॉर्फ। ठीक है, इंग्लिश में इसे व्हाइट डॉर्फ कहते हैं, श्वेत बामन को, श्वेत बामन वह कहलाएगा। अगर 1.44 से ज़्यादा हुआ तो क्या, इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से ज़्यादा हुआ तो वह न्यूट्रॉन या पल्सर तारा कहलाता है। ठीक है, तो वह न्यूट्रॉन या पल्सर तारा कहलाता है। यह पल्सर तारा होता क्या है, कहने का मतलब यह तारा इतनी तेज़ों से घूमता है और सिकुड़ता जाता है। न्यूट्रॉन या पल्सर तारा इसी को कहते हैं। जो देखिए, एक बाइक है, ठीक है, पल्सर, तो वो पल्सर इसी के नाम पर उसका नाम पल्सर रखा गया है, क्योंकि ये बहुत तेज़ों में तो इतनी तेज़ों में घूमता है कि यह एक बिंदु पर आकर के रुक जाता है। कहने का मतलब इतनी तेज़ों से घूमता है और सिकुड़ता जाता है, और इसका घनत्व इतना ज़्यादा हो जाता है, जब किसी चीज़ का घनत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है तो होता क्या है कि उसका गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, जब यह एक बिंदु मात्र रह जाता है तो होता क्या है, इसमें इतनी ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण हो जाता है, तो जिसे क्या कहते हैं, कृष्ण वीवर कहते हैं। यह निरंतर सिकुड़ता चला जाता है। जब यह निरंतर सिकुड़ता चला जाएगा तो इसका द्रव्यमान जब निरंतर ये सिकुड़ता चला जाएगा तो इसका क्या होगा, यह इसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा अधिक हो जाएगा, और जिस चीज़ का घनत्व तो अधिक हो जाता है उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत अधिक हो जाती है। तो कहने का मतलब कृष्ण वीवर इसी को कहते हैं, या ब्लैक होल इसी को कहते हैं, का रूप धारण कर लेता है जहाँ अधिकतम गुरुत्वाकर्षण होता है। कहने का मतलब क्या है, यही पल्सर तारा जब एक बिंदु में हो जाता है और वहाँ का गुरुत्वाकर्षण जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ प्रकाश भी लौट करके नहीं आ पाता है, उसी में समाहित हो जाता है। इसी को ब्लैक होल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, यह ब्रह्मांड का जो भाग 2 है इसको हम पूरा कर चुके हैं। आप अगर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मेरे सोशल मीडिया का हर एक लिंक मिलेगा, सेकंड चैनल का लिंक मिलेगा, और वहाँ कमेंट बॉक्स में जाइए। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो, अगर वहाँ पर आप कमेंट कर देंगे तो वह प्रॉब्लम का हल लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। ठीक है, तो यह भाग 2 खत्म हुआ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।